हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर आर एस शर्मा का। हर डे एक चैप्टर कवर करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, तो आप देखते रहना। तो एक चैलेंज है कि 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपको उसमें मेरा साथ भी देना है और साथ में देखना भी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। इसमें हम 3-4 दृष्टिकोण जानेंगे कि इतिहासकारों के, जिसमें पहला उपनिवेशवाद दृष्टिकोण, जब भारत ब्रिटिश इंडिया का गुलाम था तो उसमें उनका क्या दृष्टिकोण था और उन्होंने क्या योगदान दिया। फिर दूसरा हम जानेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तीसरा हम जानेंगे गैर राजनीतिक इतिहास की ओर, और चौथा सांप्रदायिक दृष्टिकोण। इसमें बहुत सारे लेखक आएंगे और विचारक जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी और किस तरह समाज पर प्रभाव डाला, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, तो मैं सारी बुक तो नहीं बता पाऊँगी, पर कुछ कुछ बता दूँगी और आपको दे दूँगी कि कौन कौन से सन में लिखे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। यह 1765 है। उस टाइम बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। तो ये दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे, उपनिवेशित दृष्टिकोण और उसका योगदान। तो इसमें जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, तो उन्हें जो विरासत में मिले हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किल आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 1776 में मनुस्मृति का एक कोड ऑफ जेंटल लॉज नामक शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, और जो कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जज के साथ साथ हिंदुओं में मतलब पंडित हो गए और मुसलमानों के लिए मौलवी को रखा जाता था, ताकि इनसे सलाह मशवरा लेके और फिर आप डिसीजन दें, ताकि जनता भी जो है वो नाखुश ना हो। और प्राचीन जो प्रथाएं हैं और रीति रिवाज है उनको समझने के लिए उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी। वो थी 1784 में कलकत्ता में थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने। ये कौन थे, अब इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे। इन्होंने जो अभिज्ञान शकुंतला नामक एक बुक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था, और ये संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक ही भाषा का परिवार मानते थे। तो इन्होंने कहा भी था कि जो लैटिन भाषा, संस्कृत और ग्रीक है वो एक ही भाषा का परिवार है। और इन्होंने बहुत पहली बार कहा था, जोर देकर कि जो यूरोपीय भाषा है वो पूर्ण रूप से संस्कृत या ईरानी भाषाओं से निकली है। तो इससे जो यूरोपीय जो इतिहासकार थे उनका ध्यान भी इंडिया की ओर गया, और वहाँ पे जो रिसर्च वगैरह है उनमें लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना शुरुआत कर दी। अब ये भी देख लीजिए, जो भगवत गीता का वो इंग्लिश में जो अनुवाद है वो विल्कन्स ने किया था 1785 में। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई। ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1823 में हुई थी। अब मैं आपको थोड़ा कुछ और बता देती हूँ कि जब 1857 है उसमें विद्रोह हुआ था। आपको सबको पता होगा 1857 की क्रांति के बारे में। तब अंग्रेज़ों ने ये जान लिया था कि हमें किस तरह सामाजिक व्यवस्था है उसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी आस्था के ऊपर आ जाती है बात तो लोग विद्रोह करना शुरू कर देते। तो ये बात भी 1857 क्रांति से अच्छी तरह समझ रही थी। उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ हैं उन्होंने उनके लिए बढ़ावा दिया। धर्मांतरण है वो शुरू हुआ। हिंदू धर्म या और धर्मों के जो भी विकार थे या जो भी गलत बातें थी वो निकाल कर बाहर लाई गई कि देखिए इसमें ये गलत है, तो आप इस तरह ये धर्म अपना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि उनकी दृष्टिकोण कैसा था। ये तो हमने पढ़ लिया उनके बारे में। देखो दृष्टिकोण के बारे में तो ये है, जो कई पुस्तकें हैं जो लिखी हैं, जैसे इसमें भी दे रखा है अच्छे से कि इन ग्रंथों व इन पर आधारित पुस्तकों की प्रस्तावना में मैक्स मिकुलर व अन्य पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय इतिहास और समाज की प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा है, जो ये कई जो राइटर्स हैं उन्होंने बताया कि जो प्राचीन भारतीय लोग थे ना, उन्हें इतिहास का बोध नहीं था। उन्हें इतिहास में मेनली जो समय और कर्म है उनके संदर्भ में, कि उन्हें
जो अंग्रेज़ थे या ब्रिटिशर थे, वे कहते थे कि इनको समय और कर्म का कि पहले कौन सा आएगा। जैसे अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, इस तरह। तो ये कह रहे थे कि इनको ना तो कर्म का ज्ञान है और न ही समय का ज्ञान है। फिर ये कहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो तानाशाही के बिल्कुल अभ्यस्त हो चुके हैं, कि वे पहले से ही तानाशाही सहते आ रहे हैं और अब भी तानाशाही सह रहे हैं, वो अभ्यस्त हैं। ये इन्होंने इसलिए भी कहा था ताकि वे अंग्रेजी साम्राज्य है उनको सही साबित कर सके कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप तो तानाशाही के अभ्यस्त हो चुके हैं, आप तो शुरू से ही तानाशाही हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि वे अध्यात्मवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने तल्लीन हो चुके हैं कि उन्होंने इस जो दुनिया है उसकी जो भी समस्याएं हैं उनसे उन्होंने कोई मतलब ही नहीं है, सरोकारी है ही नहीं। और उनका जो उन्होंने जोर देकर कर ये भी बात भी कही है कि भारतीयों को न तो राष्ट्रवाद का अनुभव है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ना तो उन्होंने उसका अनुभव किया, ना उनका मतलब पता है, न ही किसी तरह का स्वशासन के बारे में पता। तो ये है औपनिवेशिकवाद दृष्टिकोण। इसने एक अब इसके बारे में एक पढ़ते हैं हम, विसेंट ऑथर समेत, जो 1843 से लेकर 1920 तक है। इन्होंने भारत का प्राचीन इतिहास नामक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक बुक लिखी जो 1904 में लिखी थी, और ये भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था इन्होंने। और ये जो पुस्तक है ये कई सालों तक हमारे पाठ्यक्रम में भी पढ़ाई गई थी, और कई लोग आज भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब बुक के तौर पर पढ़ते हैं, और वैसे भी अगर कोई डाटा निकाल रहा हो तो भी इसका यूज़ करते हैं। जो स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी रहा है, वो प्रशासनिक सेवाओं के एक वफादार सदस्य थे। उन्होंने जो अपनी बुक है ना उसमें 1/3 जो भाग है ना वो सिर्फ सिकंदर के आक्रमण की चर्चा कर रखी है। सिकंदर आया और उसने आक्रमण किया, और इस तरह उसने जो भारत को ना एक अनियंत्रित, मतलब कि कोई ऐसा या स्वेच्छाचारी भूभाग के रूप में प्रस्तुत किया है कि कोई ऐसा राजा नहीं है जो उसको नियंत्रित कर सके। उस समय सिकंदर आया और उस समय ये अनियंत्रित सा था, मतलब अनियंत्रित का मतलब है कोई एक पावरफुल राजा नहीं था। तो उन्होंने इस तरह इसको प्रस्तुत किया है कि उन्होंने एकता का कभी अनुभव किया ही नहीं है, तानाशाही का एकमात्र शासन के रूप में उन्होंने देखा है। तो सार में कहें तो सार में जो ब्रिटिश दृष्टिकोण के बारे में कहें तो ये है कि जो भारतीय इतिहास की ब्रिटिश जो व्याख्या है, उन्होंने जो भारतीयों को है वो उनकी उपलब्धियां और चरित्र बहुत कम दिखाने, क्योंकि तुम तो बहुत नीचे हो, तुम तो बहुत कमतर हो हमसे, हम देखो कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, ये दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। और उन्होंने हर बात में ये दिखाया कि हम आपसे बेहतर हैं। जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं उनके द्वारा निर्मित जो भी मान्यताएं हैं तो वो कुल मिलाकर निराधार हैं या अतिशयोक्ति से ग्रसित है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई है। जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो निरंकुश शासन है उन्होंने उसके लिए भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं कि आप तो पहले से ही तानाशाही झेलते आ रहे हो, हम अब तानाशाही नहीं कर रहे, अब तो अभ्यस्त हो चुके हो। उन्होंने ये भी कई बातें कही हैं। उन्होंने अपनी शासन पद्धति को सही ठहराने और सारी शक्तियाँ केवल वाइसराय के हाथ में होती थी। यदि भारतीय दूसरी दुनिया की समस्याओं से ग्रसित थे तो ब्रिटिश उपनिवेश मालिकों के पास इस दुनिया की देखभाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। उन्होंने इस तरह दिखाया कि वे तो कि इंडियंस हैं वो तो दूसरी दुनिया में खोए रहते, तो हमें ही संभालना था और कोई चारा था ही नहीं। अतीत से स्वशासन का अनुभव पाए बगैर यहाँ के निवासी वर्तमान में कामकाज कैसे संभालते? अगर हम नहीं होते तो ये कैसे संभालते कामकाज? उनका जो दृष्टिकोण था या तो उनके जो व्यूज़ थे वो ऐसे थे। तो इस तरह उन्होंने खुद के शासन को अच्छा दिखाने की कोशिश की और भारत खुद से शासन चलाने के योग्य नहीं है या दिखाने की कोशिश की। तो सेम जो मैंने अभी पढ़ाया है वो सभी का सभी इस नोट्स के फॉर्म में बुक्स में से मैंने इसलिए बता दी कि थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया। तो इस तरह आप इसमें से रिवाइज़ कर सकते हो और अच्छे से मैं पढ़ाई रही हूँ। अब राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ते हैं। वे भारतीय विद्वान जब पश्चिम से शिक्षा तो प्राप्त करके आ गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो हमारा
एंशियंट हिस्ट्री है प्राचीन भारत का, जो ब्रिटिशर्स ने कैसा खंडन कर रखा है, कैसे हमारे इतिहास को दिखा रखा है कि हमें कुछ नहीं आता था, उन्होंने आके हमें संभाला। तो उससे बहुत दुखी हो गए और बहुत से लोगों ने समाज सुधारने के कार्य किए। बहुतों ने अपने प्राचीन इतिहास को मतलब कि एक बुक के तौर पर लिखी कि इस तरह हमारे इतिहास में ये थे प्रूफ के तौर पर। और बहुत ऐसे नहीं मतलब बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने तार्किक और वस्तुनिष्ठ रह के बताया कि हम ये करते थे। ऐसा नहीं, कई लोगों ने कहा कि हम गौ मांस ही नहीं खाते थे, लेकिन एक आधों ने स्वीकार किया कि हाँ भाई हम खाते थे गौ मांस और हम ऐसे शिकार भी करते थे। तो ये कि पहले नेचुरल था कि खाते ही हैं, अब खाने के लिए अगर आपके पास इतना फूड नहीं है तो आप शिकार करके खाओगे। तो उन्होंने ये स्वीकार किया, लेकिन एक आधे जो भाव से पूर्ण हो गए उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। बुक से पढ़ते हैं, देखो बुक्स में मैंने ये तो बता दिया आपको। अब कई जो नाम है ना वे देखते हैं, जैसे तार्किक और वस्तुनिष्ठ इतिहासकार के एक नाम है राजेंद्र लाल। इन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए, इंडो आर्य शीर्षक से किताब निकाली। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी भारतीय समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए कि हाँ भाई तर्क संगत बात की इन्होंने बताया कि प्राचीन समय में लोग गौमांस खाते थे, लेकिन औरों ने साबित करने की कोशिश की कि जो कि हम नहीं खाते थे। इन विशेषताओं के बावजूद भी जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के जो औद्योगिक और प्राचीन समाज के श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे यहाँ कास्टिज्म है या जाति व्यवस्था है वो जो यूरोप में होता था ना भेदभाव या द्वारा, तो उसके जैसा ही है। उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है, महाशर्म के आधार पे होता था जिस तरह। एक है महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन दोनों ने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत की सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। R.G. भंडारकर ने तो दक्कन के सातवाहनों के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव के कई मतों की पुनर्रचना की है। तो इन्होंने कई वैष्णव मतों की भी पुनर्रचना की है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसी जो बुराइयां उनकी आलोचना भी की है खुल के। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने की है, जैसे कि एक ये देखो B.K. राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोत और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में हर एक गांव की यात्रा की है कि जो मराठा इतिहास का जो स्रोत मिल जाए और पांडुलिपि। और इन्होंने 22 खंड प्रकाशित किए। उसमें इन्होंने वैदिक ग्रंथ व अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के कई चरणों के बारे में भी लिखा। और ये जो किताब है ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इनमें से एक ये रे पांडुरंगन काने, इन्होंने भी ऐसी बुक लिखी सुधार के लिए ठाने कि हाँ भैया हमें भी लिखना है, अपने इतिहास के बारे में बताना है। एक देखिए शास्त्री देवव्रत रामकृष्ण भंडारकर को जाना जाता है। इन्होंने भी अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थानों पर किताबें लिखी हैं। और भी ये आप पढ़ सकते हो कि जैसे कि और भी हैं, जैसे कि हेमचंद्र राय चौधरी हैं, उन्होंने महाभारत काल से लेकर 10वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य तक बुक लिखी। इस तरह कई बहुत सारे लिखे। अब हम पढ़ते हैं, देखो ये और आप पढ़ लेना, बहुत सारे राइटर्स हैं, वैसे भी आपको मिल गई होगी, मैं लास्ट में दिखा दूँगी। जब भारतीय प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे लेखकों ने लिखा तो सही, लेकिन एक बात ये है कि उन्होंने दक्षिण भारत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उत्तर भारत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के ऊपर लिखा। देखो जैसे कि एक लेखक है दक्षिण भारत के महान इतिहासकार है K.A. नीलकंठ शास्त्री, उन्होंने भी अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में यही दृष्टिकोण अपनाया, किंतु दक्षिण भारत का इतिहास में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उन्होंने दक्षिण भारत के बारे में भी लिखा। तो ये देखिए आगे पेज पे, और ये रहा यहाँ पे, ये बहुत सारे लेखक है जिन्होंने प्राचीन भारत के बारे में लिखा। अब मैं सबके बारे में नहीं बता सकती, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये मतलब कि ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज में नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आप पढ़ लोगे। अब पढ़ते हैं गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। संस्कृतविद के रूप में दक्षित ब्रिटिश इतिहासकार
L.M. बख्श ने जो प्राचीन भारत को लिखने का जो नज़रिया था ना, उसके ऊपर आधुनिक दृष्टिकोण से सवाल खड़े किए। उन्होंने उनके पुराने लेखों में संतानी पंथों के भौतिक दर्शनों में विशेष रुचि के प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने ये भी माना है कि जो इतिहास को है ना, वो जिज्ञासा और आनंदभूति से पढ़ा जाना चाहिए, मतलब कि इंटरेस्ट के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना चाहिए कि हाँ भाई आगे क्या होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया, जो 1951 में लिखी थी। और उन्होंने बताया कि कैसे अन्य ब्रिटिश लेखकों ने दुर्गा से मुक्त प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कई पहलुओं के सावधानी से सर्वेक्षण किए। आप देखो कोम्बसी ने भी भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिक व्याख्या से प्रभावित थी, जिसे जो कार्ल मार्क्स है ना, उनकी रचनाओं से लिया गया। तब ये बता रखा है पिछले 40 वर्षों में जो भारत में जो काम करने की प्राचीन भारत जो काम कर रहे हो, उनकी विधियाँ और झुकावों में परिवर्तन आया है। वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देखते हैं और फिर उसको राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। और वे देखते हैं इससे वे ग्रंथों का स्थिरीकरण करते हैं। उनके ऐसे करने से है ना, हमें इतिहास के एक उज्जवल भविष्य के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई अच्छे से कार्य हो रहा है, तो हमें अच्छे रिजल्ट से मिलते हैं। जो पश्चिम लेखक जोर नहीं देते कि सारे सांस्कृतिक तत्व हैं वो बाहर से आए हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक विचार, संस्कार, जो जाति, वंश और परंपरा है, भारतीय इतिहास के केंद्र में ही है, कि लोग मोस्टली आते जाते रहते ही थे। तो हमारे यहाँ पहले से ही था कि विभिन्नताएं थी, विभाजित करने वाली विशेषताएं जिसके कारण ह्रास हुआ उसको कम महत्व देते थे। जो ब्रिटिशर्स थे उनका पूरा ध्यान स्थायित्व और निरंतरता की समस्या थी। वे मानते थे कि ये लोग हमेशा संजो कर रखना चाहते हैं। भारतीय समाज न तो बदला है और न ही बदल सकता है, ये ठहराव है, ये हमेशा ठहर कर रहता है, ये इनका एक अभिन्न अंग है। जो धर्म है उसको ये बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते थे। अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक दृष्टिकोण। जो 1900 लेकर से आज तक कुछ भारतीय और पश्चिमी लेखकों ने जो प्राचीन भारत का है अध्ययन के लिए अतार्किक व अकार्मिक दृष्टिकोण अपनाया। ब्रिटिश जो शासन के दौरान इतिहासकार, जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे, वे जानबूझकर भारतीय उपलब्धियां उनको छिपाते थे या उनकी निंदा करते थे। और जो सांस्कृतिक महत्व के जो भी महत्वपूर्ण तत्व थे ना, संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व थे, उनका जो श्रेय है वो बाहरी लोगों को देते थे। भारतीय इतिहासकारों ने एक काम अच्छा किया। वो क्या किया? उन्होंने विश्व संस्कृति में भारत के योगदान की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि भारत ने क्या क्या दिया है। इस प्रकार इतिहास की व्याख्या में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच हमेशा ही संघर्ष चलता रहा है। अब जो स्थिति अब बदल चुकी है। अब इस संघर्ष में एक तरफ सांप्रदायिकता है, धर्म ने ले ली है, और अतार्किकता ने ले ली, और दूसरी तरफ तार्किक बात करते हैं लोग, फैक्ट्स के बेस से बात करते हैं और निष्ठा ले ली है। ज़्यादातर लोग हैं वो निष्ठावान और तार्किक बात करते हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो ऐसे ही मिथ पे भरोसा करते हैं, सांप्रदायिक या अतार्किक, मतलब कि ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल फैक्ट में जैसे लगती नहीं, तार्किक है ही नहीं। जैसे कि कई लोग बिना ऐतिहासिक साक्ष्य के कहते हैं कि राम की अयोध्या के अस्तित्व होने की बात करते हैं, होने का तर्क देते हैं। वे ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना के सभी आलोचनात्मक अध्ययन की निंदा करते हैं। मतलब कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जितनी भी आलोचनात्मक बात की गई है ना, वो उसकी निंदा करते, कैसे आलोचना नहीं होनी चाहिए। वे जो मनु के जो सामाजिक नियम है ना, जो असमानता पर आधारित है, मोस्टली सारे के सारे उसकी हैं, वो समर्थन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल अतार्किक बात करते हैं, जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले नहीं उनको भी कहते हैं कि नहीं ऐसा था। अंततः सांप्रदायिक के तौर पर किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ या किसी अन्य स्रोत से न तो हिंदू की पुष्टि होती है, न ही हिंदू धर्म की। सांप्रदायिक लेखक हिंदू और हिंदुत्व का जो राग वो अलापते रहते हैं,
कि हिंदू धर्म ऐसा है, हम ऐसे हैं, था ऐसी बात मतलब कि कुछ अच्छी बातें अगर हैं धर्म में तो आप उनको अपनाएं। ऐसे राग लगने से कुछ नहीं होता। कई लोग देखें आप कि वो तो है हम कि हिंदू ऐसे हिंदू ऐसे। भाई आप फोकस करिए कि जो उसमें अच्छी बातें हैं वो खुद में ग्रहण करें, ना कि ऐसे राग लापते रहें। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार को सावधानी पूर्वक है वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक तरीके से अपने इतिहास को है वो परखना चाहिए, मापना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। अब देखो मैं जो कह रही थी ना कि बुक है, देखो जो जो बुक लिखी है वो सारी यहाँ मिल जाएंगी आपको। ये रहे सन, ये रही बुक। वैसे इतनी याद करने की आपको ज़रूरत है नहीं, पर कईयों को शौक होता है तो उसके लिए ये रहे और ये रहे। इन्होंने लिखे हैं, इतना टाइम है इनका, जैसे कि ये लेखक है A.L. बाशम, इनका इतने तक की इतना तक का टाइम है। तो बुक हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा। वैसे ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को बताना, और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ ये भी बताना। ओके बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।